नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10th में पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को बहुत इजीली तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो मेन पॉइंट है उसको कलर से दिखाया गया है। आज चित्रों के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश की गई है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे भी सारे टॉपिक को सही प्रकार से समझ सकें, क्योंकि जो एनसीईआरटी किताब से आपकी जो मेन जो पॉइंट है उसको आपको यहाँ पर रखा गया है। यानी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है, जिससे एग्जाम में अच्छे प्रकार से स्कोर कर सके। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका नाम है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, वीडियो बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि आपसे कोई भी मेन टॉपिक छूट ना पाए, इसलिए क्या है सारे टॉपिक को कवर किया जाता है। तो हम पढ़ने वाले हैं संघवाद। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या है संघवाद के बारे में समझ में आ जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था या इसकी विशेषताएं क्या हैं, भारत में संघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई राज्य, भाषा नीति, केंद्र राज्य संबंध या भारत में विकेंद्रीकरण। यानी इस वीडियो को देखने के बाद हम निम्न टॉपिक को क्या अच्छे प्रकार से समझ सकेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो आज हमारा चैप्टर है संघवाद, तो इसके पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी। तो उसमें आपने कहानी एक देखा था श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, ठीक है। तो श्रीलंका बेल्जियम की कहानी में हमने देखा था कि बेल्जियम ने किस प्रकार से क्या है अपने यहाँ समझदारी का यूज करते हुए उसने विभिन्न टकराव को सुलझा लिया। लेकिन जबकि श्रीलंका ने क्या किया कि उसने अपने देश में क्या है कि जो एक देश यानी एक भाषा के बोलने वाले लोग, उसने सिंहली भाषा को प्रमुखता दिया, यानी कि एक भाषा को मान्यता दिया, जिसके कारण से क्या श्रीलंका में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं संघवाद। संघवाद क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जान लेना है। देखो, हम इस चैप्टर को इजीली तरीके से पढ़ेंगे, ना आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस माइंड में जो जो बताते हम जा रहे हैं उसको स्टोरी की तरह से सुनते रहो। संघवाद का मतलब होता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है उसे हम कहते हैं संघवाद, ठीक है। तो इसको देखते हैं परिभाषा के माध्यम से कि संघवाद से अभिप्राय एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों, जिसको राज्य सरकारों के बीच बंटी होती है। देखिए, इसका मतलब है कि यानी पूरे देश की जो शासन व्यवस्था है वो किसी एक हाथ में केंद्रित न होकर क्या है वहाँ पर जितने भी स्तर हैं ना उन सबके बीच में क्या है बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि भारत राज्य है, तो भारत में क्या है कि कई राज्य हैं, ठीक है। कई राज्यों में क्या है जो पूरी सत्ता का जो है बंटवारा किया गया हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बस एक ऐसी शासन व्यवस्था यानी कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें क्या है कि सत्ता का बंटवारा दो या दो से अधिक स्तरों के बीच होता है, उसे हम क्या कहते हैं संघवाद कहते हैं। देखिए, संघवाद के लिए दो या दो से अधिक स्तर वाली सरकार होना जरूरी है। तो भारत में क्या 3 स्तरों वाली सरकार है, यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार यानी कि पूरे भारत की जो सरकार बनती है उसे हम कहते हैं केंद्र सरकार, ठीक है। और हर स्टेट की अपनी एक सरकार होती है, वो राज्य सरकार हो गई। और हर राज्य में भी क्या होता है एक लोकल गवर्नमेंट होता है, यानी कि तीसरे स्तर की सरकार होती है, जिसमें गाँव की शासन व्यवस्था और जिला की शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये तीसरे स्तर की सरकार है। तो कम से कम संघवाद के लिए क्या है कम से कम 2 स्तर तो होने जरूर चाहिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। और इसमें होता क्या है कि जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्र सरकार के पास और उसके विभिन्न जो इकाइयाँ होती है उनके मध्य बटी होती है। यानी कह सकते हैं कि कुछ जो पावर है कि केंद्र सरकार के पास होता है और कुछ पावर क्या है राज्य सरकार के पास होता है। यानी हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है, यानी कि जो केंद्र सरकार है ये राज्य सरकार को कोई विशेष स्पेशल ऑर्डर नहीं दे सकती है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को पद से हटा नहीं सकता या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को चुन नहीं सकता है, ठीक है। आपको संघवाद के बारे में बस इतना समझना है कि संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का जो बंटवारा होता है 2 या 2 से अधिक स्तरों के बीच होता है। तो स्तर का मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार जितने लेवल पे काम करती है उसको, जैसे आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि भाई एक तो पूरी ऐसी सरकार होती है कि पूरे भारत के लिए होती है, ठीक है। और एक सरकार होती है अलग अलग स्टेट के लिए अपनी खुद की सरकार होती है। ये जो राज्य होता है ये अपने क्षेत्र में क्या है कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में पूरी एक जगह से शासन व्यवस्था चलाना ये संभव नहीं है, तो इसलिए क्या है कि अलग अलग स्टेट को भी कुछ उनको अधिकार दे दिया जाता है, वो अपने एरिया में क्या है कानून व्यवस्था को बनाकर रखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं कि जो मैप ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, जहाँ पर रेड रेड से शो किया गया है, ये वहाँ पर क्या है, संघवाद है। ठीक है, यानी वहाँ पर या तो दो या दो से अधिक या तो वहाँ पर दो स्तर होगा या दो से अधिक स्तर होगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पर संघवाद है। अब यहाँ पर मैप में देख पा रहे हो कि एक ऐसा एरिया यहाँ पर है जो ये चीन का एरिया। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ पर क्या है कि, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि चीन में क्या है एक ही स्तर की सरकार है, वहाँ पर भी है दो स्तर की सरकार, यानी कि वहाँ पर भी क्या है, स्टेट है। लेकिन ये क्या होता है कि जो यहाँ पर चीन में जो राज्य है, स्टेट है, ये क्या है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रहकर कार्य करती है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन रह के कार्य करती है तो उसे हम क्या, संघवाद की संज्ञा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है कि संघवाद में क्या है कि दोनों स्तर की जो सरकार है वो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होंगे, यानी कि शक्तियों का बंटवारा दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ संघवाद में जो शासन होता है या प्रशासन होता है, सरकार कह सकते हैं या शासन कह सकते हैं, इसके क्या है, स्वरूप क्या होते हैं। ठीक है, शासन यानी अगर देखा जाए सरकार कह सकते हैं या शासन कह सकते हैं, तो इसके स्वरूप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संघवाद, एक होता है एकात्मक, यानी कि संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। तो दोनों को बस देख लेते हैं कि एकात्मक सरकार क्या होता है, संघात्मक सरकार का मतलब क्या होता है। यानी कि देखिए, संघवाद में होता है कि दो या दो से अधिक जो स्तर वाली सरकार होती है। ठीक है, और एकात्मक में क्या होता है कि भाई शासन जो है पूरा एक ही स्तर का होता है, यानी कि पूरी एक ही जगह से शासन व्यवस्था को चला जाता है। और यहाँ पर क्या संघवाद में होता है कि केंद्रीय सरकार होती है, राज्य सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आदेश नहीं दे सकती, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये राज्य सरकार को क्या है, कोई भी किसी विशेष प्रकार का आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, यानी कि दोनों जो स्तर की सरकारें होती हैं ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। जैसे मान लीजिए कि पूरे देश के लिए एक मिलिट्री होती है, उसको कौन ऑर्डर दे सकता है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। और जो पुलिस होता है उसको कौन ऑर्डर देता है, वो राज्य सरकार देती है। ठीक है, तो सबके जो अधिकार क्षेत्र वो अलग अलग बटे हुए हैं। लेकिन ऐसा एकात्मक सरकार में नहीं होता कि एकात्मक सरकार में क्या होता है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष आदेश दे सकती है। ठीक है, यानी हम इसमें कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो राज्य सरकार अगर होती भी है तो ये भी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रह के कार्य करती है। और संघात्मक में क्या होता है कि भाई राज्य सरकारों के पास कुछ अपनी शक्तियाँ होती हैं और वह इसके लिए वह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि राज्य को भी कुछ विशेष पावर दिया गया, वो अपने एरिया में अपनी तरीके से शासन व्यवस्था को चलाता है। ठीक है, और उसके लिए वो जिम्मेदार होता है, किसके प्रति होता है कि जनता के प्रति, क्योंकि जनता ही डायरेक्ट क्या करती है, राज्य सरकार के जो मुखिया होता है यानी कि मुख्यमंत्री है उसका भी चयन करती है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है ये भारत में है, कनाडा में है, जर्मनी में है। और ठीक इसके विपरीत अगर देखी जाए तो जो एकात्मक सरकार में क्या है कि भाई राज्य सरकारें क्या करती है, केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। क्योंकि जो राज्य सरकार होती है ये किसके अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो इसमें क्या कुछ फ्रांस है, चीन है और जापान है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। आप एक संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि संघात्मक सरकार वो होता है जहाँ पर दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार होती है, यानी कि जो सत्ता का जो वितरण है वो एक जगह पर न होकर कई जगहों से किया जाता है। ठीक है, और एकात्मक सरकार में क्या था कि भाई पूरी शासन व्यवस्था किसी एक ही जगह से कंट्रोल या नियंत्रित होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है अक्सर यहाँ से पूछा सकता है कि वह संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो बस जब तक अगर आपको पता है कि संघीय शासन व्यवस्था क्या है तो विशेषता अपने आप कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या है कि संघवाद में सरकार जो होती है दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर के रूप में क्या है, स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट, जिसमें क्या है गांव की शासन व्यवस्था और नगर की शासन व्यवस्था शामिल है। फिर क्या है दूसरी विशेषता कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं यह एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी ये भारत है। ठीक है, यानी जो हमने जो सर्कल बना दिया ये भारत का है। हर भारत में जो 28 या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये छोटे छोटे ये राज्य हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर ऐसे समझेंगे। और हर राज्य के अंदर क्या है कुछ जिला है। ठीक है, हर राज्य के अंदर क्या है जिला है। अब मान लीजिए जैसे कि जिसमें जो व्यक्ति हैं, अब मान लीजिए दिल्ली में है। ठीक है, अब दिल्ली में है तो क्या है कि जैसे हम दिल्ली में मान लीजिए खड़े हैं तो दिल्ली किस में पड़ता है, भारत में पड़ता है। ठीक है, भारत के अंदर मान लीजिए एक राज्य है दिल्ली है। ठीक है, और दिल्ली के अंदर भी कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम खड़े हुए हैं तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट के जो नियम कानून उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं,
और वो डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में आता है उसके भी नियम को हम फॉलो कर रहे हैं, और जिस देश में रह रहे हैं उस देश के नियम कानून को भी हम मान रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं यह एक ही व्यक्ति पे क्या है अपने नियम कानून को लागू करती हैं। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। यानी कह सकते हैं कि अलग अलग स्तर की जो सरकारें होती हैं ये सभी की एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है कि भाई कानून बनाने के लिए क्या है और टैक्स वसूलने के लिए और प्रशासन के लिए उनका अपना अपना क्या है अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए सभी प्रकार की जो सरकारें होती हैं ये एक ही व्यक्ति पे शासन करती हैं ठीक है, लेकिन उनके जो कानून बनाने का तरीका है, टैक्स वसूलना है या प्रशासन करना है, उनका अपना अलग अलग क्षेत्र होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग एरिया होता है कि उनको इन सब्जेक्ट पे क्या है कानून बनाना है, और इन टॉपिक पे यानी इस विषय पे टैक्स वसूलना है। इसी तरह राज्य सरकार का अपना अलग होता है और जो स्थानीय सरकार है उसका अपना अलग होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कि विभिन्न स्तरों की जो सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र होता है ये सारे संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो लेवल की जो सरकार होती है सबके जो अधिकार होते हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से क्या है निर्देशित किए गए हैं। ठीक है, और संविधान के द्वारा क्या है मौलिक प्रावधानों को क्या है किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर संविधान के द्वारा अगर संविधान के किसी मौलिक अधिकार को अगर बदलना चाहे तो किसी एक स्तर की सरकार क्या है अकेले बदल नहीं सकती। इसके लिए क्या है कि दोनों स्तर की सरकारों के क्या है मिलजुल कर दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही क्या है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्या है कि अदालतों को क्या है संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। यानी कि जो अदालत है ये क्या करती है कि भाई संविधान और विभिन्न स्तर की जो सरकार हैं इनके अधिकारों की व्याख्या करती है। यानी कि कभी कभी अगर इन दोनों के बीच में लेकर किसी अधिकार को लेकर या किसी कानून को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो उसको सुलझाता कौन है, अदालत सुलझाती है। ठीक है, और इसी के साथ ही क्या है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व की क्या है अलग अलग स्रोत निर्धारित किए गए। यानी देखिए सबके जो अलग अलग स्तर की सरकार होती है सबके लिए क्या है राजस्व के लिए अलग अलग स्रोत निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कुछ अलग अलग विषय बनाया गया है कि यानी सभी स्तर की सरकारों के लिए उनके खर्चे के लिए क्या है उनके अलग अलग क्या है जो सोर्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था के लिए क्या है कि संघीय शासन व्यवस्था के लिए क्या है कि दोहरे इसके उद्देश्य हैं। क्या है दोहरे उद्देश्य है कि एक तो है कि भाई देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे क्या बढ़ावा देना, दूसरा है कि क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान रखना। यानी कि देखिए भारत में तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्या है बहुत सारी विविधता है, क्षेत्रीय विविधता है। ठीक है, कोई यहाँ पर क्या है कन्नड़ भाषा बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, यानी कि जितने भी यहाँ पर स्टेट हैं सबकी क्या अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर क्या विविधता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या सभी लोगों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, और देश की सुरक्षा और एकता को भी ध्यान में रखा जाता है और उसको क्या है बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कि भाई संघीय जो शासन व्यवस्था है इसके गठन का तरीका क्या क्या हो सकता है। यानी संघीय शासन व्यवस्था की जो गठन का तरीका है ये दो प्रकार से हो सकता है। यानी कि जो संघवाद है यह दो तरीके से इसका निर्माण हो सकता है। एक तरीके को हम कह सकते हैं कि भाई साथ आकर संघ बनाना, ठीक है, और दूसरे को हम कह सकते हैं कि साथ लेकर संघ बनाना। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे कई अपना राज्य यहाँ पर है, ठीक है, और वो छोटे छोटे जो कई राज्य हैं या राष्ट्र कह सकते हैं आप उसको, तो ये सारे स्वतंत्र हैं। ये सभी क्या करते हैं कि आपस में मिलकर एक अपना एक खूब बड़ा ऐसा एक समूह एक ग्रुप बनाते हैं। यानी सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं ये मिलकर के एक बड़े ग्रुप या एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, गठन करते हैं, और सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है। यानी सभी के पास पावर जो क्या है बराबर होती है। ठीक है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। और ठीक इसी के विपरीत अगर दूसरा है कि साथ लेकर संघ बनाना, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए एक बड़ा देश है, ठीक है, तो एक बड़ा जो देश है वो पूरी शासन व्यवस्था को अपने पूरे क्षेत्र में क्या है सही प्रकार से वो नहीं चला सकता है। तो वो क्या करता है कि अपने उस देश के अंदर क्या है छोटे छोटे टुकड़ों में कई राज्यों को उन्हें बांट देता है। ठीक है, यानी कि शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से क्या है छोटे छोटे भागों में वो बांट देता है। ठीक है, तो आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए क्या है वो अलग अलग राज्यों का गठन करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो केंद्र सरकार है वो काफ़ी शक्तिशाली होती है, जिसमें क्या आपका भारत आ सकता है, बेल्जियम है, स्पेन है, जापान है। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि संघीय व्यवस्था का रूप किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान ने क्या किया कि भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, यानी कि जो भारत का संविधान है इसमें क्या भारत को एक राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान ने यहाँ की सरकार को एक संघात्मक रूप प्रदान किया। ठीक है, यानी कि जो भारत का संविधान है ये सरकार को क्या एक संघात्मक रूप प्रदान किया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। और यहाँ पर क्या था कि विकेंद्रीकरण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो सत्ता है ना किसी एक जगह से संचालित न करके वो अलग अलग जगहों से क्या संचालित की जाती है, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो इसमें यानी इसमें हम देखते हैं कि ये जो सत्ता है इसके विकेंद्रीकरण की जो कदम उठाए गए हैं वो किस प्रकार से गए हैं। तो संविधान के जो मौलिक रूप को या दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। यानी शुरू में क्या किया गया था कि भाई भारत को यहाँ पर क्या है कि दो स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक संघ सरकार थी, दूसरा क्या है राज्य सरकार। लेकिन जब केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, यानी इसमें क्या है केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। लेकिन बाद में क्या है यहाँ यह महसूस किया गया कि पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में क्या है संघीय शासन व्यवस्था में एक तीसरा स्तर भी होना चाहिए। यानी कि शुरू में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केवल दो स्तर की सरकार थी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बाद में ये महसूस किया गया कि नहीं कि एक तीसरे स्तर की भी सरकार होनी चाहिए, जो गांव स्तर पे ग्राम पंचायत और नगर पे स्तर पे क्या है नगर पालिकाओं की शासन व्यवस्था हो सके। तो अब भारतीय संविधान में क्या है लिखित है, यानी कि भारतीय संविधान लिखित एवं कठोर है। लिखित क्या है कि यहाँ पे जो भी बातें लिखी गई है जो कही गई वो सारे क्या लिखित रूप में है। और कठोर इसलिए है कि भाई संविधान को कोई ऐसा नहीं है कि जो भी मर्जी में आए। कठोर का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत के संविधान में इसको मतलब इतनी आसानी से क्या है इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ उसके लिए प्रावधान है, इसलिए कठोर है। एवं राज्यों के मध्य शक्ति के विभाजन स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान लिखित भी है और कठोर भी है, और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। और भारत में एक ऐसी भी न्यायपालिका है जो स्वतंत्र है और क्या है सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई। स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका की स्थापना की गई है ताकि केंद्र एवं जब राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई भी अगर विवाद उठता है या उन दोनों के बीच में टकराव होता है तो इन विवादों को जो सर्वोच्च जो न्यायालय है वो आसानी से सुलझा सके। ठीक है, यानी कि दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद हो रहा है या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई विवाद हो रहा है, टकराव हो रहा है, तो इन सारे मुद्दों को क्या है सर्वोच्च न्यायपालिका इसको क्या है सुलझा सकती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई केंद्र व राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, तो शक्ति का मतलब कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति है, यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार है उसको हम देखते हैं। तो इसको सूचियाँ कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो केंद्र व राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है तो इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ प्रमुख रूप से आती हैं, जिसका नाम क्या है संघ सूची, और दूसरा क्या है राज्य सूची, तीसरा क्या है समवर्ती सूची। यानी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछता है, तो इसको आप नोट जरूर कर लेंगे, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी एग्जाम में इसमें क्या पूछता है कि बस संघ सूची के विषय कौन कौन से हैं और राज्य सूची के विषय कौन से, समवर्ती सूची के विषय हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक है जिसपे क्या कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, और कुछ ऐसे टॉपिक या विषय हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और कुछ ऐसे जो टॉपिक है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची के बारे में। संघ सूची क्या है, तो संघ सूची में कुछ ऐसे विषय रखे गए हैं जैसे प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। इन जैसे मुद्दों को रखा गया है जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है, तो इन सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसको है, केंद्र सरकार को है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर भी जान लेते हैं कि भाई पहले इसमें जो कितने 97 विषय रखा गया था, लेकिन वर्तमान में क्या इसमें 100 विषय कर दिया गया। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए उतना जानकारी नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि संघ सूची में कितने विषय हैं और इसमें कौन कौन से विषय हैं, ये इसको ध्यान रखना है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। ठीक है, यानी आपको संघ सूची की जो ये विषय है ना इसको आपको याद कर लेना है। राज्य सूची देखते हैं कि राज्य सूची में क्या है, ये पुलिस है, व्यापार है, वाणिज्य है, कृषि है और सिंचाई है। तो ये जैसे कि प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय होते हैं, और इन सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, राज्य सरकार को। तो आपको करना क्या है कि राज्य सूची के जो विषय है इसको याद कर लेना है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो सबसे पहले इसमें क्या है,
66 विषय थे, अब बाद में क्या है वर्तमान समय में 61 रह गए, यानी कि कुछ विषय को निकाल के क्या है समवर्ती सूची में कर दिया गया है। अब समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इसमें क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, और इसमें कुछ विषय क्या है जैसे शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ है, विवाह है, गोद लेना है या उत्तराधिकार। यानी कि शिक्षा जो था ना ये पहले राज्य सूची का विषय था, तो इसे क्या है राज्य सूची के विषय से निकालकर इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया है। यानी इसमें अब क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या इस पर कानून बना सकती है। तो प्यारे बच्चों एक बार ध्यान रखेंगे, आप इन सारे विषयों को जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है कि इन राज्य सूची के विषय, इस समवर्ती सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संघ सूची के विषयों के नाम, ठीक है। और इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है ये अब जानिए। यानी कि राज्य सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार किसको, केंद्र सरकार को है, सॉरी संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, ठीक है। तो शुरू में समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 थे, अब जो वर्तमान में 52 हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये संविधान बनाया गया था तो इसमें कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो संविधान बनने के बाद आए थे। तो अब वे सारे विषयों पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो उस पर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी हम उसे कह सकते हैं कि अवशिष्ट सूची। यानी कि कुछ ऐसे विषय हैं जो क्या है अभी रह गए हैं, क्योंकि संविधान बनने के बाद ये सूची क्या है कुछ ऐसे विषय आए हैं, तो इसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है। यानी कि कुछ ऐसे भी विषय हैं जो संविधान बनने के बाद आए हैं, जैसे कंप्यूटर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, ठीक है। तो इन विषयों पे जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, केंद्र सरकार को है। यानी इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो भी विषय अगर बच गए हैं ना उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे आप, मान लीजिए किसी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में अगर विवाद या टकराव रहता है, ठीक है, कानून बनाने से संबंधित, तो उसमें क्या जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया जो कानून है वही क्या होता है लागू होता है। तो और यहाँ पर एक बात और ध्यान देना आपको कि भाई अधिकारों की इस सूची में अगर देखा जाए अगर कोई बदलाव करना चाहता है तो ये आसान नहीं है, क्योंकि अकेले संसद क्या है इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती है। इसके लिए क्या क्या करना होगा कि ऐसे किसी भी बदलाव को सबसे पहले संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों में क्या है कि 2/3 बहुमत से क्या है मंजूरी मिलना चाहिए, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या है कि कम से कम आधे से अधिक, ठीक है, यहाँ पर आधे लिखा है लेकिन यहाँ पर है आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेना या मंजूर करवाना होगा। यानी कि अगर इन सारे सूची में अगर बदलाव करना है ना तो सबसे पहले संसद के दोनों सदनों से क्या है इसे पारित होना चाहिए। और फिर क्या करना है कि जितने भी राज्य हैं ना 28 राज्य है तो मान लो 28 से अधिक, यानी कि कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विषय तीनों सूचियों के अलावा बच जाते हैं वो अवशिष्ट सूची में चले जाते हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि संघीय व्यवस्था जो ये कैसे चलती है, कैसे काम करती है। तो संघीय जो व्यवस्था के साथ साथ लोकतांत्रिक राजनीति और सरकार की नीतियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सभी जानते हैं कि भाई संघीय शासन व्यवस्था में होता है क्या भाई, लोकतंत्र में क्या सरकारें क्या करती हैं मिलजुल कर काम करती हैं, सभी अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। और इस भूमिका में जैसे होता है क्या भाई संघवाद की भावना होती है, विविधता का आदर किया जाता है और संघ साथ रहने की इच्छा का ही होना सुनिश्चित हुआ है। यानी कि संघवाद में क्या हुआ है, यानी संघीय शासन व्यवस्था काम कैसे करती है भाई, केंद्र सरकार अपने क्षेत्र में काम करती है, राज्य सरकार अपने क्षेत्र में काम करती है, यहाँ पर जितने विविधताएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है। यानी ऐसा कानून बनाया जाता है जो सबके लिए बराबर हो, ठीक है, और सारे साथ साथ रहकर अपने कार्यों का निर्वहन करें। और इसके लिए कुछ प्रमुख कदम भी उठाए गए हैं, ठीक है। इसके लिए जो कदम उठाए गए हैं इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या है भाषाई राज्य, ठीक है, भाषाई राज्य के बारे में देखते हैं क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो राज्यों का गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। यानी कि भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन हुआ था एक जो काफ़ी क्या है कठिन काम था, क्योंकि स्वतंत्रता के समय क्या है भारत में देखा जाए तो 14 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय यानी कि 2022 में अगर देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, कुछ ऐसे भी राज्यों का जो गठन हुआ है जो भाषा के आधार पर न होकर संस्कृति, भौगोलिक स्थिति और यानी कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनका निर्माण भाषा के आधार पर न होकर संस्कृति या भौगोलिक स्थिति या कुछ विशेष महत्व के आधार पर ही क्या है विविधताओं के आधार पर हुआ है, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसा भी राज्य है जब 1947 में हुआ था तो इसका विभाजन कुछ इस प्रकार से था और वर्तमान में कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे भी राज्य थे जिनका भाषा के आधार पर जो जन्म हुआ था, जैसे सबसे पहले था भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे भी थे जैसे कि पंजाब हरियाणा था, दोनों थे, इसे भी डिवाइड हो गया था। कुछ ऐसे भी था गुजरात महाराष्ट्र एक था, तो ये भी भाषा के आधार पर दो अलग हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी जो राज्य थे जो क्या है भौगोलिक क्षेत्रता के आधार पर भी क्या है इसका बंटवारा हुआ था। जैसे आप मान लीजिए कि तेलंगाना। अब भाषा नीति के बारे में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखना है कि भाषा नीति यानी कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, यानी कि भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा निश्चित नहीं की गई है, ठीक है। बस यहाँ पर हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर लेकिन कुछ 40% ही भारतीयों की ये मातृभाषा है। इसलिए क्या कुछ अन्य भाषाओं के संरक्षण की भी बात कही गई है। और अगर देखा जाए तो इस संविधान में टोटल क्या है 22 क्या है बोलियां हैं, यानी कि हिंदी के अलावा कुछ अन्य 21 भाषाओं को भी क्या अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार के किसी एक पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी एक भाषा में परीक्षा दे सकता है अगर वो उसके वैकल्पिक के रूप में चुना है। यानी हम कह सकते हैं कि हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को भी क्या इसमें शामिल किया गया है, तो वो किसी भी अगर राज्य का व्यक्ति क्यों न भी हो तो उस इन भाषाओं में से क्या वो एग्ज़ाम दे सकता है अगर उसको क्या है वैकल्पिक के रूप में उन्होंने अगर चुना है तो। और राज्य को भी कुछ अपनी भी भाषाएँ होती हैं, तो राज्यों का भी कुछ अपना अधिकांश जो काम है वो अपनी भाषा में वो क्या है कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी क्या है राजकीय कामों में प्रयुक्त करने की अनुमति दी गई है। यानी कि आप देखते हैं कि जो कामकाज होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, यानी कि जिस अगर राज्य की जो भाषा अगर हिंदी है तो वो हिंदी में कर सकते हैं, जहाँ पर हिंदी अगर नहीं है तो वो अंग्रेजी में क्या अपनी राजकाज की भाषा को कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो केंद्र राज्य संबंधों में भी अगर देखा जाए तो लगातार बहुत सारे बदलाव आए हैं और यह जो बदलाव है उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि वह व्यवहार में संघवाद किस तरह से क्या है मजबूत हुआ है। यानी कि हमने देखा कि भाई भारत में क्या है काफ़ी लंबे टाइम से क्या है यहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार थी, यानी कि केंद्र में भी वही पार्टी थी और अधिकांश कई राज्यों में भी क्या है उसी का ही शासन था। तो इस प्रकार से क्या है कि कोई समस्या वहाँ पर नहीं हुई क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या है मिलकर काम की, ठीक है। और यहाँ पर कोई ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिली। लेकिन समस्या कब आई, जब क्या है केंद्र में और राज्य में के जब अलग अलग दलों की सरकार बनने लगी तो वहाँ पर केंद्र सरकार ने क्या की भाई राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। यानी कि तब केंद्र सरकार क्या है राज्यों के बहुत सारे ऐसे अधिकारों को अनदेखा कर दिया या करने की कोशिश की, और केंद्र सरकार ने क्या किया अपनी शक्तियों का भी काफ़ी दुरुपयोग भी किया, जिसके कारण क्या विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। यानी कि जो केंद्र सरकार अपने जो पावर का इस्तेमाल करके जो विपक्षी दलों की जो सरकारें होती थी उसको क्या वो भंग कर देती थी, ठीक है। लेकिन समय के साथ क्या बदलाव आया और 1990 में क्या है एक ऐसी स्थिति भी आ गई कि इस अवधि में कुछ क्षेत्रीय जो थी पार्टियां थी उनका भी क्या धीरे धीरे उदय होने लगा, जिससे क्या हुआ कि जब क्षेत्रीय पार्टियां भी धीरे धीरे उनका उदय होने लग गया तो एक सरकार ऐसी बनने लग गई जो गठबंधन की सरकार बनने लगी। यानी कि किसी भी एक पार्टी को क्या बहुमत नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के भी एक बड़े फैसले के द्वारा भी कुछ बल मिला कि भाई इस फैसले के कारण राज्य सरकार को भी कुछ यानी कि अब कोई केंद्र सरकार क्या है राज्य सरकार को मनमाने ढंग से क्या है इसको क्या भंग नहीं कर सकती है। तो इसलिए क्या है यानी कि अब केंद्र राज्य सरकार के जो दोनों बीच में संबंध में काफ़ी सुधार भी हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि भारत में जो सत्ता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर जो अलग अलग लोगों के हाथों में रखा, यानी सत्ता का बंटवारा अलग अलग लोगों के द्वारा, यानी कि जो पूरी पावर है किसी एक सरकार के हाथ में न रखकर जो अलग अलग स्तर की सरकार है उनको दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है संघीय सरकारें जो है 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती हैं। विकेंद्रीकरण में तो ये होता है कि 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार होती है। लेकिन अगर देखा जाए कि भारत जैसे विशाल देश में अगर सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था को चलाना मुश्किल है तो जिसके लिए क्या तीसरे स्तर की सरकार को भी महसूस किया गया। तो तीसरे स्तर की जो सरकार है जिसको हम स्थानीय सरकार कहते हैं इसको भी शामिल किया गया, जो प्रांतीय सरकार के क्या है अंदर काम करती है, ठीक है। यानी कि
हर प्रांत यानी हर राज्य में एक जो तीसरे स्तर की सरकार होती है, जिसमें हम गांव और जिला की सरकार को हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है विकेंद्रीकरण के लिए, तो इसको नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जो सत्ता है किसी एक जगह से संचालित न होकर अलग अलग स्तरों से संचालित होगी, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण के पीछे अगर देखा जाए तो सोच यहाँ पर यह था, बुनियादी सोच, कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सके। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, ठीक है, यानी आपके एरिया में कोई अगर गंदगी पड़ी हुई है तो आप डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री जी से या पीएम से शिकायत तो करने जाएंगे नहीं। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपके एरिया की जो सरकार है आप उससे शिकायत करने जाएंगे ना। तो इसलिए क्या है, एक तीसरे स्तर की सरकार को भी बनाया गया कि भाई लोग अपने जो समस्याओं का निपटारा है अपने लेवल पे कर सकें। और साथ ही साथ भाई लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ भी होती है। मान लीजिए कि अगर किसी एक गांव की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, तो जो उस गांव का जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है, क्योंकि वह सारी समस्याओं को समझता है, ठीक है। और लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी भी होती है कि भाई पैसा जो मिल रहा है उनको वो खर्चा कहाँ पर करेंगे, क्योंकि देखो उनको क्या ज़रूरत है या आवश्यकता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन पैसों को वहाँ पर ही खर्चा करते हैं, ठीक है। और वो अधिक कुशलता से उसका उपयोग भी कर लेंगे, तो चीज़ों का उस सही प्रकार से उपयोग कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की जो सरकार होती है, यहाँ पर क्या है, लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, क्योंकि तीसरे स्तर की सरकार में लोग क्या है सीधे जो वहाँ से जुड़ते हैं और वो जो लोग फैसला लेते हैं वो खुद अपने ले लेते हैं, ठीक है। और सभी राज्यों में गांव के स्तर पर अगर देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत होती है जो सारे मुद्दों की यानी सारी समस्याओं पे क्या वो बहस करती है, सारे फैसले लेती है। और शहर के स्तर पर अगर देखा जाए तो नगर पालिका होती है, और बड़े नगरों के लिए क्या है, नगर निगम होता है, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में एमसीडी को जानते होंगे, ठीक इसी प्रकार से ये जो तीसरे स्तर की सरकार है ना, ये यानी लोकल गवर्नमेंट है, थोड़ा इसको समझ लेंगे, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। जो तीसरे स्तर की जो सरकार होती है ये ग्रामीण स्तर पे होती है, जिसका नाम है ग्राम पंचायत है। ब्लॉक स्तर पे होता है जिसे पंचायत समिति कहते हैं, और जिला स्तर पे जो होता है उसे जिला परिषद कहते हैं, ठीक है, जिसको आप जानेंगे। और 1992 में क्या हुआ था कि 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसके कुछ प्रमुख प्रावधान किया गया था, ठीक है। या तो इसको देखते हैं, यानी कि जो पहले क्या था भारत में कि द्विस्तरीय सरकार थी, लेकिन अब इसको क्या त्रिस्तरों पे सरकार का निर्माण हुआ है। यानी अब स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। यानी कि अब क्या करना है कि जो स्थानीय यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है जी, इनका जो चुनाव है समय समय पर क्या एक निश्चित समय के अंतराल पर इसका चुनाव कराना जरूरी हो गया है। और निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के यानी कि जो निर्वाचित पद होते हैं इसमें क्या है, कुछ अनुसूचित जातियों के लिए, कुछ अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए का सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसमें जो कम से कम 1/3 जो पद है ये महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। हर राज्य में पंचायत होगा और नगर पालिका का चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन भी किया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासन इकाइयों को देना पड़ेगा। यानी कि देखिए जो राज्य सरकार है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उनसे कह देंगे कि भैया आप अपने एरिया अपने लेवल पे क्या एक सरकार बनाइए चलाइए, लेकिन उस सरकार बनाने चलाने के लिए उनको कुछ फंड तो देना पड़ेगा ना। जब फंड नहीं देंगे, कुछ पैसा उनको नहीं मिलेगा तो अपने यहाँ की शासन व्यवस्था को कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि भाई राज्य सरकार क्या है, कुछ राजस्व या कुछ अधिकारों का जो हिस्सा है वो स्थानीय सरकारों को क्या है देती है। तो यहाँ पर हमने क्या है इस चैप्टर को बहुत इजीली तरीके से पूरी कंप्लीट रूप से तैयार किया है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।